तहरीक इंसाफ भी जी, तहरीक इंसाफ रिपीटेडली ये इल्ज़ाम लगाती रही है वैसे कि आप पीडीएम की हुकूमत में आए इसलिए थे कि केस माफ़ करवाने हैं। अब आपके मैनिफेस्टो में लिखा है कि नैब तो बिल्कुल ही असर नौ ख़त्म कर दी जाएगी, तो फिर लोग कहेंगे कि ये नून लीग तो चाहती ही नहीं है कि एहतसाब हो पाकिस्तान में। वो और बात है कि उससे विच हंटिंग भी काफ़ी होती रही है, लेकिन रिफॉर्म बेहतर नहीं है उसको ख़त्म करने से? नहीं, देखिए नैब जो है ना वो एक ऐसा इदारा अनफॉर्चुनेटली डेवलप हो चुका है कि, और इसके ऊपर सिर्फ सियासी जो है वो लोग नहीं, आप अदालतों के फैसले निकाल के देखिए कि जिसके अंदर अदालतें भी ये कहने पे मजबूर हुई कि ये एक ऐसा इदारा जो विच हंटिंग करता है, ये ऐसा इदारा जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये एक ऐसा इदारा है कि जिससे, और फिर इसकी कारकर्दगी देखिए आज तक क्या है। नैब ने जो है, क्या मुल्क से इतने सालों से नैब मौजूद है, क्या मुल्क से करप्शन खत्म हो गई? क्या नैब ने जिस उसके लिए इसको बनाया जाता है, क्या वो पर्पज सब होता है? जिसका जवाब है नहीं। सो इसलिए इसके ऊपर मुख्तलिफ और इदारों को स्ट्रेंथन करके एक अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है वो डेवलप किया जा सकता है, और इसीलिए इसको ओपन छोड़ा गया है कि पार्लियामेंट जो है जब नई वजूद में आएगी तो उसके ऊपर वो डेलिब्रेशन कर सकती है, वो उसके ऊपर बात करके देख सकती है कि ऐसा क्या मैकेनिज्म हो कि जिसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी भी रखी जा सके, जिसके ऊपर कोई पॉइंट भी ना, उंगली भी ना पॉइंट कर सके, और अकाउंटेबिलिटी भी हो सके। और सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी तो हर जगह होती है। आप भी हमारी शाम 7 बजे से 11-12 बजे तक आप सब लोग भी हमारी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, पब्लिक हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर हमारी अकाउंटेबिलिटी करती है। तो सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी होती है, और हर इदारे की अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी का एक मैकेनिज्म है। जो अदलिया है उसका एक अपना मैकेनिज्म है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, उसका एक अपना मैकेनिज्म है, सो ब्यूरोक्रेसी का एक अपना मैकेनिज्म है। सो इसी तरह का मैकेनिज्म जो है वो पार्लियामेंट को भी डिवाइस करना चाहिए सियासतदानों की जो है वो अकाउंटेबिलिटी के लिए। लेकिन तो वो हमने कोई एक सिर्फ लाइन ऐड कर दूं, हमने हम पे जो इल्जाम लगाते रहे, हम पे जो इल्जाम लगाते रहे वो उसको कहीं साबित नहीं कर सके, और हमारे सारे केसेस जो है वो कोर्ट्स के अंदर खत्म हुए हैं, हमें किसी नैब ने अकोमोडेट नहीं किया। लेकिन अलमिया ये है ना कि जैसी एक हुकूमत आती है तो उसके बाद नैब से इसको गिला नहीं होता। उसकी वजह यह है कि फिर नैब का रुख जो है वो उनकी अपोजिशन की तरफ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा जिस तरह 90 की दहाई से अब तक हम देखते आ रहे हैं कि जिसकी हुकूमत बनी उसने 62-63 को भी रिफॉर्म नहीं किया, नैब को भी नहीं किया, अब आप कह रहे हैं कि 62-63 को भी रिफॉर्म करना है। वैसे तनकीद इस पर भी हो रही है कि ये असल हालत में बहाल करना क्या चीज़ है? असल हालत में बहाल करना ये चीज है कि इसको जो है वो जो एक साकिब निसार की जो इंटरप्रिटेशन थी कि कोई बात नहीं, फेक एनओसी पे अगर बनी गाला बना भी हो तो ये सादिक और अमीन है, इसके ऊपर बहुत सारे उस इमरान खान की जिंदगी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है, लेकिन फिर भी वो सादिक और अमीन है, और ये सादिक और अमीन एक पॉलिटिकल कार्ड बनाया गया था। सो उसको खत्म होना चाहिए। और दूसरी जहां तक ये बात है कि देखिए, अगर हमने किसी से हमें किसी सियासी मुखालिफ को सुना भी करना हो, उसको खत्म करना हो, तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है कि हम नैब को चलने दें, लेकिन सियासी इंतकाम हमारा मतमा नजर नहीं है। हम किसी के साथ भी छटिंग नहीं करना चाहते, इसीलिए अपने सियासी मुखालफिन को हम नैब के जरिए जो है वो ट्राई नहीं करना चाहते, और इससे ज्यादा कोई हमारी ऑनेस्टी और जो हमारी एक गुड विल जेस्चर है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ, पाकिस्तान की जमहूरियत की तरफ, उसको बड़ी आसानी से जो है वो गेज किया जा सकता है। साहिबा, लेकिन काफ़ी प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टो शायद हो चुका है, इसीलिए तनकीद भी हो रही है। अब अंसार अब्बासी साहब ने आज एक कॉलम लिखा है और वो ये कह रहे हैं कि नून लीग दरअसल जो मजहबी शिकें हैं आइन के अंदर उसकी मुखालिफ बन चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे हैरत ही होती है, हमारे पता प्रॉब्लम है मुजम्मिल के हमारे मुल्क में जो है ना, हर बंदा ये साबित करने के लिए तुला हुआ है कि मैं मुसलमान हूं, बाकी सब गलत मुसलमान है, सिर्फ मैं पक्का और सच्चा मुसलमान हूं। और अल्लाह पाक ने जो है वो ये किसी इंसान को ये इख्तियार दिया ही नहीं है कि कोई कितना बड़ा मुसलमान है, कोई कितना बड़ा आशिक रसूल है, ये कोई दूसरा इंसान जो है वो इसका कोई रोड बना के दे या वो इसको कोई सर्टिफाई कर सके। ये अंसार अब्बासी साहब की एक, आपको पता है कि उनका एक टिल्ट है इस तरफ से, वो मजहब और सियासत को समटाइम्स जो है वो बहुत मिक्स करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक जो है वो मजहबी जो तमाम रुझानात के साथ एक प्रोग्रेसिव पार्टी है, और हम कभी मजहब को, कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या कोई मजहब को नजरअंदाज कर सकती है? ये मतलब अनफॉर्चुनेट है इस किस्म के कॉलम्स लिखना, इस किस्म की क्रिटिसिज्म करना, और बगैर किसी वजह के। अब 62-63 जो है मुझे समझ में नहीं आता। 62-63 सिर्फ वही एक मजहब से रिलेटेड चीज है, और बाकी कोई चीज जो है मजहब से रिलेटेड नहीं होती। सिर्फ 62-63 जो एक डिक्टेटर ने जो है वो रखी थी, उसकी गलत इंटरप्रिटेशन अदालतों से कराई गई, उसको जो है वो एज इट इज
आप अपने चहेतों को देने के लिए रखें तो फिर आप मुसलमान है, वरना मुसलमान नहीं है। ये हमने ये मजहब कार्ड बहुत भुगता है। अगर आपको याद होगा, हमारे खिलाफ तो एक मजहब कार्ड के हवाले से एक कैंपेन भी, बड़ी लीथल कैंपेन चली थी। हमने इसको, हमारी लीडरशिप ने इसको बहुत भुगता है। खुदा का वास्ता इस मुल्क में मजहब के नाम पे आग लगाने की कोशिश ना करें। चलें, मंशूर के हवाले से एक आखिरी जो चीज़ है वो पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से है, जो इसमें भी तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के हवाले से आपने भी मेंशन की हुई है। बड़ा चैलेंज है, हर साल वीट शॉर्टेजेस भी होती हैं, उसमें भी बहस सिर्फ ये होती है कि असल में वीट जो है वो इम्पोर्ट हो गई है। ये बात नहीं होती कि कंज्यूमर भी बढ़ गया है। तो इस पर क्या प्लान है कि 5 साल के अंदर कुछ ऐसी रिफॉर्म की जाए कि जो हमारा पेस है वो कम से कम उतना तो हो जितना बांग्लादेश या इंडिया ने अचीव कर लिया है? एग्जैक्टली और हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो बातें करने की हैं हमारे मुल्क में, उस पर बातें कम होती हैं। हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी बहुत करते हैं। कभी मुझे बताइए कितने टॉक शोज हुए होंगे पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर? हमने कितना लोगों को अवेयर करने की कोशिश की होगी कि पॉपुलेशन कंट्रोल जो है, कंट्रोल तो खैर नहीं कहना चाहिए, चले इसके ऊपर कंट्रोल पे हमारे मुल्क में, आपको पता, जिस बात को कंट्रोल करने की बात करें उसके ऊपर मोर्चे निकल आते हैं। लेकिन जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी बहुत मिस इंटरप्रेट किया जाता है। अभी जिस मुल्क के अंदर पोलियो के कतरे पिलाने के ऊपर जो है वो लोगों को कत्ल कर दिया जाता हो, वहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी ने उसको एक जो है वो एक प्रॉब्लम, एक सब्जेक्ट समझा है। और उसके ऊपर पॉपुलेशन कंट्रोल की ये भी जो है वो ज़हन में रखना चाहिए आपको कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे जितना भी काम हुआ वो अवेयरनेस के हवाले से हो, वो उलमा कराम को ऑन बोर्ड लेने के हवाले से हो, पाकिस्तान की पॉपुलेशन को स्ट्रीमलाइन करने के हवाले से हो, वो पीएमएलएन के दौर में ही हुआ। और अब भी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत आने के बाद इस पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से वॉर फुटिंग्स पे काम होगा और आम आदमी को बताया जाएगा कि अगर जो पॉपुलेशन, और पूरी दुनिया में, इस्लामी दुनिया में ये तमाम चीजें इस्तेमाल होती हैं। लोग पोलियो के कतरे तमाम इस्लामी मुल्कों में पिलाते हैं। तमाम इस्लामी मुल्कों में जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल की जो है वो काम होते हैं, लेकिन मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो है वो वतीरा ही अलग है। अच्छा, ये क्योंकि आपने कहा कि हेल्दी डिबेट नहीं होती, अब बिलावल भुट्टो साहब नवाज शरीफ साहब को हेल्दी डिबेट की दावत दे रहे हैं, आप कबूल नहीं कर रहे? नहीं, देखिए, एक तो बिलावल भुट्टो साहब अभी इतने बड़े नहीं हुए कि वो जो है वो 3 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है वो उनका कद बढ़ाने के लिए उनके साथ बैठा दिया जाए। तलाल चौधरी साहब आजकल फारिग हैं, वैसे उनको टिकट नहीं मिला, उनको हम इंशाल्लाह ताला सेनेट पे लेके जाएंगे। लेकिन तो जब फॉरेन मिनिस्टर उनको बनाया था तो तब तो तारीफ हो रही थी उनकी मैच्योरिटी की। नहीं तो हाँ, नहीं, मैच्योरिटी उनके अंदर है थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है कि उनकी बातों से आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि वो किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं गाली गलौज की तरफ नहीं जाना, नई सियासत, नई सोच। और नई सोच ये है कि आप बुजुर्गों को भी जो है वो ताने मार रहे हैं, आप बिलो द बेल्ट गुफ्तगू करते हैं, आप लोगों के नाम बिगाड़ते हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब जो है वो मेहरबानी करें, जगह और टाइम बताएं, तलाल साहब को भेजेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, चलें, आखिरी सवाल। कल बेशक कराची के अंदर जिस तरह से पीटीआई कारकुनान ने पुलिस पर हमला किया काबिल मजम्मत है, लेकिन उसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में जो उनकी रैलीज थी उस पर क्रैकडाउन होना, एज ए पोलिटिकल वर्कर आपको नहीं लगता कि इससे और स्पेस उनकी अगर कम होती है तो तनकीद आप पर आएगी सारी? नहीं, हम पे तनकीद कैसे आ सकती है? देखिए, अगर पीटीआई जब निकलती है, वो निकलते ही जो है मार कुटाई, फसाद, जलाओ घिराओ ये शुरू करेगी तो फिर क्या होगा? मुझे बताइए। ये सवाल आपको पीटीआई से पूछना चाहिए और ये बात सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि पीटीआई के अंदर इतना तशद्दुद का एलिमेंट क्यों है। वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी बगैर फसाद के, बगैर तशद्दुद के क्यों नहीं कर सकते? और उनको पुलिस के साथ उलझना है, उनको पुलिस को जो है वो पथराव करना है, उनको जो है ये वायलेंस क्रिएट करनी है। वायलेंस की इजाजत तो किसी भी मुल्क के अंदर मुज़म्मिल साहब नहीं हो सकती और नहीं होनी चाहिए। सियासत के अंदर तशद्दुद जहां आएगा, जहां वायलेंस आएगी, वहां पे बहुत और ये पीटीआई जो जिस उस पे काम कर रही है, ये आप भी सुन रहे थे, हम भी सुन रहे थे कि नया 9 मई प्लान हो रहा है। 1971 की बात याद है ना आपके प्रोग्राम में? मैंने कई दफा कही कि ये बार बार 1971 क्यों याद करते हैं, इनको ऐसा क्या है इनके माइंडसेट के अंदर। और अब तो पता चल रहा है कि कुछ लॉबिस्ट फर्म्स वगैरह जो है उनको ये टारगेट दे दिया गया है कि जो है वो बाहर बैठकर पाकिस्तान के इलेक्शन को भी डिस्क्रेडिट करना है और इदारों के खिलाफ भी जो है एक मुहिम चलानी है। तो इनका काम इलेक्शन लड़ना नहीं है, ये मुल्क में फसाद और अफरा तफरी चाहते हैं और जो मुल्क में फसाद और अफरा तफरी चाहता है उसकी पॉलिटिकल स्पेस नहीं होती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। उनका यही था कि एक तो पीटीआई के हवाले से अगर तशद्दुद की पॉलिटिक्स की जाएगी तो उस पर रिएक्शन आएगा, लेकिन दूसरी जानिब जहाँ पर पुरअमन रैली निकलती है या पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है वहाँ पर भी हमने देखा है कि कुछ ना कुछ कदगन तो है उनके लिए। इसके साथ साथ मंशूर की हमने बात की, मुस्लिम लीग नवाज़ के, तो उस पर भी पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से, 62-63 को रिफॉर्म करने के हवाले से, इसके अलावा अदालती इस्लाहात के हवाले से काफ़ी बुलंदोबांग दावे हैं।
नून लीग के, और अब देखना यह है कि क्या वक्त साबित करता है इसको कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है या सिर्फ ऑन पेपर ही ये रिफॉर्म एजेंडा रहता है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ का जो मैनिफेस्टो है उसमें कौन से अहम नकात हैं और उस पर पीटीआई की अप्रोच क्या है इम्प्लीमेंटेशन की, इसको डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। कॉम्प्रिहेंसिव मैनिफेस्टो है, मानना पड़ेगा नून लीग का। जमात इस्लामी का इसके अलावा मंशूर हमने देखा जिसमें एजुकेशन के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से खासे तवील डिटेल्स के साथ चीज़ें दर्ज की हुई हैं। उसके बाद शायद नून लीग का हो। तो सबसे पहले ये बताइए कि इसकी प्रैक्टिकलिटी का जो जवाब मांगते हैं लोग आपसे वो यही है कि चलें, काफ़ी आइडियलिस्टिक है। इसमें यह भी कहा हुआ है कि 10% महंगाई कम कर दी जाएगी, 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां दी जाएंगी। इसके अलावा तरसीलात ज़र का हदफ $40 अरब रख दिया आपने। तो ऑन पेपर तो इट लुक्स वेरी गुड, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है? बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। देखिए, पहली तो बात यह है कि जो आपने इंट्रो में भी कहा कि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो कभी भी ज़बानी दावों के ऊपर और जो है वो बड़ी बड़ी बातों पे नहीं होता। मैं बाकी पार्टीज की तो नहीं कह सकती, लेकिन अपनी पार्टी का बिल्कुल कह सकती हूँ कि हमने जिस भी मैनिफेस्टो के अंदर जो भी वादा किया हमने उसको पूरा किया है वो। और ये जो मैनिफेस्टो है ये हमारी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। इसलिए ये जो आपका सवाल कि कोई पूछता नहीं है या आपको कोई जो है वो नहीं कर सकता कि आपने कितना इंप्लीमेंटेशन किया, बिल्कुल करता है। आप देखें, आप भी कर रहे हैं, मीडिया करता है, इंटेलिजेंशिया करता है, पब्लिक भी करती है। जो मैनिफेस्टो एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं होता। मैनिफेस्टो जो है वो आपकी वो रोड मैप होता है कि आप उस रोड मैप के ऊपर जो है वो क्या क्या अचीव करना चाहते हैं। अब उसके अंदर पॉलिसीज क्या होंगी, वो किस तरह से जब हुकूमत आपके पास आती है, आप क्या पॉलिसीज उस मैनिफेस्टो के मुताबिक बनाते हैं। आपको जो इंटरनेशनल आपकी ऑब्लिगेशंस होती हैं, आपके मुख्तलिफ कॉन्ट्रेक्चुअल जो आपकी ऑब्लिगेशंस होती हैं उसको सामने रख के पॉलिसीज बनती है। तो हमने जो भी पहले भी मंशूर दिए थे उस पे जो कहा उस पे अमल किया, और अब भी हमने बहुत ही रियलिस्टिक जो है वो मंशूर बनाया है। और कायद मियां नवाज शरीफ साहब की बहुत कैटेगोरिक इंस्ट्रक्शन थी इस हवाले से कि कोई भी ऐसा वादा नहीं किया जाएगा जो पूरा ना किया जा सकता हो या जो अनरियलिस्टिक हो।